हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में आपका जो है बायोलॉजी विषय में दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको हम आज अच्छे से करते हैं और आप अच्छे से ध्यान देकर समझिए। बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में अंतर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है, आज की वीडियो में ये बताना है हमें। और देखिए क्या है, एक साइड में बैक्टीरिया और दूसरी साइड में साइनोबैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अंतर बताएंगे। देखिए बैक्टीरिया क्या है, ये प्रायः एक कोशिकी होते हैं। कोशिकाएं प्रायः छोटी और प्रोकैरियोटिक होती हैं। जो बैक्टीरिया हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया प्रायः एक कोशिकी ही होते हैं, यानी उनका शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है। और हम जब बात बैक्टीरिया की करते हैं तो बैक्टीरिया प्रायः एक कोशिकी होते हैं और इनकी कोशिकाएं जो है प्रायः छोटी होती हैं और प्रोकैरियोटिक होती हैं। जब इसके विपरीत साइनोबैक्टीरिया में देखते हैं तो क्या है, ये एक कोशिकी या बहुकोशिकी तंतुमय होते हैं। यानी जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसी प्रजातियां, कुछ ऐसे विशेष साइनोबैक्टीरिया होंगे जो बहुकोशिकी होंगे, बाकी सभी एक कोशिकी ही होते हैं। और इनका जो संरचना है वो तंतुमय होता है, यानी तंतुओं की तरीके से बने होते हैं, छड़ाकार इस प्रकार से। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, यानी इनकी भी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया की ही उसमें आते हैं, स्पीसीज में आते हैं, इसलिए दोनों में जो है कुछ ना कुछ समानताएं जरूर मिलती हैं, जैसे कि एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों में होती हैं। इसके बाद आइए दूसरा अंतर देखते हैं। ये प्रायः परपोषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया जो हैं रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो बैक्टीरिया हैं वो परपोषी होते हैं, यानी दूसरे के पोषण पर आश्रित होते हैं, अपना पोषण स्वयं नहीं बना पाते हैं। और कुछ ही यानी अपवाद हर जगह होते हैं, यानी कुछ आपको अपवाद हर जगह देखने को मिलते हैं कि उनमें दो प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं। तो उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में भी कुछ रसायन संश्लेषी और कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ की बात हो रही है, लेकिन प्रायः या अधिक संख्या में देखा जाए तो परपोषी ही होते हैं, यानी दूसरे के पोषण पर आश्रित होते हैं। और आपके साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो प्रायः स्वपोषी होते हैं। इनमें स्वपोषण होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है, यानी साइनोबैक्टीरिया में जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, हरे पादपों की तरह होते हैं। क्योंकि हरे पादप सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषी क्रिया द्वारा। तो स्वपोषी हैं साइनोबैक्टीरिया और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसके बाद अधिकांश जीवाणुओं में कशाब पाए जाते हैं। जीवाणुओं में कशाब यानी कि फ्लैजिला, आपको पढ़ाया भी है कि कशाब के आधार पर या गति के आधार पर जीवाणु, उसमें संख्या के अनुसार जिस प्रकार से कशाब उपस्थित होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो कशाब जो हैं ये जीवाणुओं को प्रचलन में मदद करते हैं। तो अधिकांश जीवाणुओं में कशाब पाए जाते हैं, यानी जीवाणुओं में गमन करने की क्रिया होती है, जीवाणु गमन करते हैं, इसलिए जीवाणुओं में कशाब उपस्थित होते हैं। कशाब इनको चलने में मदद करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में जो है कशाब नहीं पाए जाते हैं,
क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जीवाणु की ही श्रेणी में आते हैं, परंतु इनमें पादपों जैसे लक्षण उपस्थित होते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। हरित लवक वर्णक पाया जाता है, यानी पर्णहरि में उपस्थित होता है, और इनमें कशाभ का अभाव होता है, यानी ये गति नहीं करते हैं और इसलिए इनमें कशाभ उपस्थित नहीं होते हैं। क्योंकि कशाभों का कार्य है चलना, गमन करना, गति करना, तो साइनोबैक्टीरिया में कशाभ नहीं होते हैं, इसलिए ये गति नहीं करते हैं। इसके बाद अगला है बैक्टीरिया में स्वपोषी जीवाणु में फाइकोसाइनिन वर्णक का अभाव होता है। आपको बताया है कि बैक्टीरिया जो हैं वो परपोषी होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि सभी प्रायः तो परपोषी हो गए, दूसरे के पोषण पर आश्रित होते हैं, परंतु कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषी भी हैं, रसायन संश्लेषी भी हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी हैं फिर वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो वो स्वपोषी तो हैं, परंतु उनमें फाइकोसाइनिन वर्णक नहीं पाया जाता है, क्योंकि फाइकोसाइनिन जो है इसके कारण ही बैक्टीरिया का रंग नीला हरा होता है, तो उन्हें नीले हरे बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो फाइकोसाइनिन नहीं उपस्थित होता है जीवाणुओं में, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं उनमें भी फाइकोसाइनिन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सभी जीवाणु परपोषी होते हैं अधिकतर, परंतु कुछ ऐसे अपवाद हैं जो स्वपोषी भी होते हैं, परंतु स्वपोषी होने के बावजूद उनमें साइकोफाइनिन वर्णक का अभाव होता है। परंतु जब हम साइनोबैक्टीरिया में देखते हैं तो साइनोबैक्टीरिया का नीला हरा रंग फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, क्योंकि फाइकोसाइनिन जो है वो बैक्टीरिया को रंग प्रदान करता है, वो भी एक निश्चित रंग नीला हरा, यानी नीला हरा रंग जो है ये फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण ही होता है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन वर्णक प्रेजेंट होता है। इसके बाद बैक्टीरिया में अगला पॉइंट देखते हैं, संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। जो आपकी बैक्टीरिया है उनमें जो भोजन संचित होता है, जो फूड कलेक्ट होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में जो संचित भोजन है वो स्टार्च यानी साइनोफिशियन स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। ये स्टार्च का नाम है, स्टार्च को मंड कहते हैं हिंदी में, और ये साइनोफिशियन एक स्पेशली नाम है, यानी विशेष रूप का साइनोफिशियन स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो है नीला हरा रंग होता है, वो भी साइकोफाइनिन वर्णक के कारण होता है, और स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें, और उसके साथ साथ इसमें कशाभ का अभाव होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइकोसाइनिन वर्णक होता है। तो उसी फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण ही इसमें जो भोजन संचित होता है वो एक विशेष पदार्थ या विशेष रूप से साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, ये चल या अचल होते हैं, यानी जो जीवाणु हैं वो चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं, क्योंकि कुछ जीवाणुओं में कशाभ होते हैं, कुछ में नहीं उपस्थित होते हैं। तो जिनमें कशाभ होते हैं वो चल लेते हैं, जिनमें कशाभ नहीं है वो नहीं चल पाते हैं, इसलिए इन्हें चल या अचल दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए जीवाणु चल या अचल होते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया में कशाभ नहीं होते हैं। आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि इनमें कशाभ का अभाव होता है, तो कशाभ के अभाव के कारण साइनोबैक्टीरिया अचल होते हैं, यानी कि गमन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जीवाणु हैं
उनमें देखिए ये पदार्थों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए पदार्थों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये लाइन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी में एक पूरा संतुलन पर्यावरण का बना हुआ है, तो उस पूरे संतुलन को बनाने के लिए या बनने के लिए एक चक्रण चलता रहता है, जैव रासायनिक चक्रण या जैव रासायनिक प्रक्रम चलता रहता है। जैसे क्या है कि पृथ्वी पर जल वाष्प बनता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है और उड़ करके वही बादल बनते हैं और बादल बन करके वो जल पृथ्वी पर पुनः आकर के वर्षा की बूंदों के रूप में बरसता है। तो क्या है कि जल का एक पूरा चक्रण बन गया, यानी वाष्प भी बना और बादल बना, बादल बन करके फिर बरसात हुई। तो इस प्रकार से जल का एक चक्रण बनता है। उसी प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी पर कार्बन का भी एक चक्रण बनता है, नाइट्रोजन का एक चक्रण बनता है। तो ये पदार्थ पृथ्वी से पुनः यानी जैव रासायनिक प्रक्रम में प्रयोग कर लिए जाते हैं, परंतु प्रयोग करने के बाद पुनः ये पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। तो इन चक्रणों को पूर्ण करने के लिए, इन चक्रण को कंप्लीट करने के लिए हमारे जीवाणु अपना योगदान देते हैं। यानी ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का चक्रण करते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसका एक संतुलन बना रहता है। इसके बाद जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है उसमें देखते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आपको बताया गया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसान लोग दलहनी वाली फसलों को एकांतर क्रम में क्यों नहीं बोते हैं। यानी दाल वाली जो फसलें हैं वो हर बार एक खेत में एक ही स्थान पर नहीं बोते हैं। तो सामान्य भाषा में उसका जवाब आ जाता है कि फसलों में उत्पादन नहीं होता है। जबकि हम जब साइंटिफिक रूप से बात करते हैं, तो बायोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, तब क्या है कि जो हमारी वातावरण यानी जो दलहनी वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे दलहनी वाली फसलों को जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है और उसको किसी विशेष प्रकार के अलग नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और वो जगह जो है अधिक उर्वर हो जाती है। जब उस अधिक उर्वर जगह पर बार बार दलहनी वाली फसल बोई जाएगी तो क्या होगा कि दलहनी वाली फसल के उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि वो भूमि अधिक नाइट्रोजन के कारण दलहनी वाली फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो इससे यह लाभ होता है कि जो हमारा राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु है ये वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे दलहनी वाली फसल को किसी बाह्य या किसी अलग रूप से उसको नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं देना पड़ता है। ये लाभ होता है। तो यहाँ भी एक पॉइंट मिला हमें कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी पर एक नाइट्रोजन का चक्र है कि जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदलती है, नाइट्राइट में बदलती है और नाइट्राइट से पुनः फिर वो नाइट्रोजन में बदलती है। इस प्रकार से जिन पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से ये जीवाणु उपस्थित होते हैं और वो जीवाणु उनको जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे उनको नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। तो ये जीवाणु जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया स्वतंत्र वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे दलहनी वाली फसलों या और जिसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक
बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंट था, अंतर समाप्त हुआ। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से फिर कॉपी करके पढ़ना।